तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं, ठीक वहीं से जहां पिछला वाला खत्म हुआ था। अचानक उसका फोन बजा। ये जियाबिंग का मैसेज था। वो उस शर्माए हुए टोन में उससे क्या कहना चाहती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसे पसंद करती हो? चेन शू बड़बड़ाया। एक लड़की को कन्फेस करने की इजाजत कैसी दी जा सकती है? लेकिन उसकी उंगलियां जल्दी और ईमानदारी से टाइप कर रही थीं। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ठीक है, मैं तुम्हें मुझे परसों करने दूंगा। किसे पता था कि जियाबिंग असल में पैसे उधार मांग रही थी? चेन शू हक्का बक्का रह गया। उसने इतनी देर तक टाइप किया था, ये सोचते हुए कि ये कुछ कहना मुश्किल है। खैर, ये सच में कहना मुश्किल था। सिस्टम ने अचानक एक क्वेस्ट जारी किया। चेन शू ने उस पर नजर डाली। उसकी आंखें चौथे ऑप्शन के रिवॉर्ड पर टिकी। उसके पास अब आम हाई स्कूल का ज्यादातर ज्ञान था। 20 टेमिंग ज्योग्राफी के जुड़ने से स्पेशल 12th ग्रेड क्लास में जाना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। चेन शू ने तुरंत जियाबिंग को जवाब दिया, मैं तुम्हें ये पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन ब्याज लगेगा। अगली सुबह वादे के मुताबिक चेन शू पैसे और 20 टेमिंग बीड जियाबिंग के पास ले आया। जियाबिंग ने शिष्टता से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। चेन शू हंसा, हम दोस्त हैं, शुक्रिया की जरूरत नहीं। तुम उसके बदले मेरे लिए एक तारीफ भरा ऐसे क्यों नहीं लिख देती? जियाबिंग ने गुस्से से कहा, ठीक है, लिख दूंगी, और अपने क्लासरूम में वापस चली गई। चेन शू रेस्टरूम जाने ही वाला था। तभी अचानक उसकी टक्कर जो जियाओमिंग से हुई, जिसका निकनेम फैटी जाओ था। उसकी रेगुलर क्लास का एक पुराना क्लासमेट, लेकिन जिसे गुद्दे की तरह पीटा गया था। चेन शू को देखते ही फैटी जाओ दौड़ कर आया, उसके गले लग गया और रोया, भाई शू, क्लास 3 के जेंग नान और जेंग यी मुझे तंग कर रहे हैं। चेन शू ने एक उंगली उठाई, मोट को खुद पर गिरने से रोकते हुए। वो आम तौर पर आम लोगों से पंगा नहीं लेते। क्या तुमने उन्हें उकसाया था? फैटी ज़ो ने बेहद मजलूम होने का नाटक किया। मैंने उन पर पेशाब कर दिया। चेन शू जोर से हंस पड़ा, थोड़ा थूक निकल गया और दोहरा होकर जमीन पर थपकी मारने लगा। वो हंसना बंद नहीं कर पा रहा था। फैटी ज़ो लोते हुए बोला, भाई शू, मुझे पता है तुम अब बहुत स्ट्रांग हो। क्या तुम मेरी कुछ बदला लेने में मदद कर सकते हो? तार्किक रूप से फैटी ज़ो गलत था, लेकिन दूसरे दोनों निशाने पर थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि चेन शू ये केस ना ले। वो उठा, फैटी ज़ो के कंधे पर थपथपाया और बोला, ठीक है, सौदा पक्का, लेकिन एक अतिरिक्त शुल्क है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे परिवार की दुकान मेरे साथ एक सहयोग समझौता करे। फैटी ज़ो ने हैरानी से पूछा, हैं? लेकिन मैं अपने परिवार के बिजनेस के बारे में फैसले नहीं ले सकता। चेन शू ने अपना हाथ फैटी ज़ो के कंधे पर रखा। कोई बात नहीं, तुम्हें बस समय आने पर इसके लिए जोर देना है। अब तुम्हारे बदले की बात करते हैं। क्या हुआ था? फैटी ज़ो ने सिर हिलाया और घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। चेन शू ने उसे बीच में टोका, रुको, तुम कह रहे हो कि जेंग यी इस वक्त जेंग नान के साथ ऑडिटोरियम में है, ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नए दुश्मनी और पुरानी दुश्मनी सब एक साथ ही निपट लेते हैं। पोडियम पार प्रिंसिपल अभी भी ग्रेजुएटिंग सीनियर्स के लिए भविष्य और ग्रेजुएशन के बाद के जीवन के बारे में अपने भाषण में खोए हुए थे। चेन शू को ग्रेजुएशन सेरेमनी में बैठे जेंग यी और जेंग नान को ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। तो वो सच में यहाँ हैं, हाँ? वो एक चोर की तरह अंदर घुसा, चुपचाप उनकी सीटों के पीछे सरक गया। दोनों अभी भी आनंदमय अनजान थे, अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उदाहरण के लिए, कैसे जेंग नान की बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाएगा। चेन शू झुका, अपने जूते के फीते बांधने का नाटक करते हुए, जब अचानक जेंग नान ने पूछा, वैसे क्या उस छोटे बदमाश चेन शू ने हाल ही में तुम्हें कोई परेशानी दी है? जेंग यी ने अपने नाखून चबाए, दांत पीसे और कहा, नहीं, मैं हाल ही में उन लोगों के साथ रही हूं, उसे मुझ तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। भाई, तुम एक लेवल 6 बीस्ट टेमर हो, तुम उस बच्चे को कब सबक सिखाओगे? जेंग नान ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, वो बच्चा आसान नहीं है, वो वूली को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक मैं उससे निपटने के लिए पर्याप्त लोग इकट्ठा ना कर लूं। जेंग यी चौंक गई, क्या बिग ब्रदर वू एक लेवल 4 बीस्ट टेमर है और वो घायल हो गया? जेंग नान ने आह भरी और अपने माथे को मलते हुए कहा,
वो शायद अपनी असली ताकत छुपा रहा है, इसलिए इस बार हम बस कुछ गुंडों को उसे सबक सिखाने के लिए ढूंढ सकते हैं। ज़ेंग यी ने दांत पीसे और गाली दी, अपनी मुट्ठी सीट पर मारते हुए। कमीने चन शू कितना बड़ा बदमाश है। आसपास के लोगों ने मुड़कर देखा। ज़ेंग यी और ज़ेंग नान ने चन शू के बारे में बात करना बंद कर दिया, कहीं गुस्से से मर न जाएं। थोड़ी देर बाद ज़ेंग यी रेस्टरूम जाने के लिए उठी। चन शू खुशी से झूम उठा। उसने अभी-अभी उन्हें गाली देते हुए सुना था और अब मौका इतनी जल्दी आ गया था। ये सचमुच एक ईश्वर की देन थी। उसने सोचा था कि उसे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। चन शू तुरंत ज़ेंग ही के पीछे रेस्टरूम में चला गया। इस बीच ज़ेंग नान ने अचानक उस जगह की तरफ मुड़कर देखा जहां उसकी बहन बैठी थी। किसी वजह से ज़ेंग नान को अचानक लगा कि चन शू की पीठ बेहद जानी पहचानी लग रही है। रेस्टरूम में जबकि ट्रिनज़िक अभी भी अपने दुख से जूझ रहा था, नफरत ने उसे फिर से ढूंढ लिया। चरनथर मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए और उसे ग्रीट करते हुए रेस्टरूम में चला गया। गुड आफ्टरनून ट्रेंट, बाथरूम ब्रेक ले रहे हो? चरनथर के चेहरे के भाव और उसके हाथ में गोबर के बैग से साफ था कि उसके इरादे नेक नहीं थे। चनझिक भागने के लिए मुड़ा, लेकिन चंदर एक कदम आगे था। चनझिक के भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। वहीं रुक जाओ। गोबर का बैग बिना किसी बेकार हरकत के चनझिक के ऊपर फेंक दिया गया। चनझिक की आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा और एक अजीब गंध थी। चनझिक जम गया, चिल्लाते हुए और चंदर को गाली देते हुए। कुत्ते के बच्चे चंदर! चरनथर ने शांति से चंदर का सर पकड़ा और उसे एक कोनी में घसीटा। इस बार चनझिक पहले से थोड़ा बेहतर हालात में था। वो जानता था कि उसे अपने स्केलेटन स्पिरिट को लड़ने के लिए बुलाना है। चंदर ने रेस्टरूम के कोने में उसे घूर रहे स्केलेटन स्पिरिट को देखा। कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बुला रहा है, हाँ? मेरे पास भी एक है। एक शानदार गोल्डन स्लाइम प्रकट हुआ। तृणजित ने घमंड से आदेश दिया, स्लाइम, तुम जानते हो क्या करना है ना? स्लाइम तेजी से बड़ा हो गया। पलक झपकते ही स्केलेटन स्पिरिट स्लाइम के नीचे कुचल गया, विरोध करने में असमर्थ। चंद्रथू ने ठंडे अंदाज में कहा, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चिन नाम ने मुझे निपटने के लिए सोशल बीस्ट टेमर्स को बुलाने की हिम्मत की। अगर मैं आज तुम्हें सबक नहीं सिखाता तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि फूल क्यों खिलते हैं। चंद्रथू ने तिरस्कार से मुस्कुराया। वो मूल रूप से चौमप को अपना गुस्सा निकालने में मदद करने आया था, लेकिन अनपेक्षित रूप से इन दोनों ने उसे इतना सुखद आश्चर्य दिया था। तृणचित की मदद के लिए बेचैन चीखें गूंजीं। अपना काम खत्म करने के बाद चंद्रथू ने गोबर का बैग वापस ले लिया। जमीन पर सिर्फ तृणजित का शरीर बचा था, काला और नीला पीटा हुआ। तृणजित को पीटना सच में आनंदमयक था। चंद्रथू खुशी से एक धुन गुनगुनाते हुए रेस्टरूम से बाहर निकला। आसमान साफ और नीला था और हर जगह का नजारा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने रेस्टरूम से बाहर कदम रखा, अचानक उसकी टक्कर तृण नाम से हो गई। जाहिर है वो अकेला नहीं था। उसने रेस्टरूम के प्रवेश द्वार को रोकने के लिए अपने दोस्तों का एक ग्रुप लाया था। ट्रेंट नाम अपने हाथ कमर पर रखे स्मगली चणथू को देखते हुए खड़ा था। ये सच में तुम हो? ट्रेंट नाम ने चणथू को घूरा और ठंडे अंदाज में पूछा, मेरा भाई कहाँ है? चणथू ने आराम से मुस्कुराया और बिना पलक झपकाए झूठ बोला, तुम्हारा भाई? ट्रिंट देख, मुझे लगता है मैंने उसे महिलाओं के रेस्टरूम में जाते देखा है। ट्रिंट नाम ने अपने अधीनस्थों के साथ एक आदेश छोड़ा, उस पर नजर रखो, और महिलाओं के रेस्टरूम की तरफ चली गई। ट्रिंट नाम के अधीनस्थ तुरंत चंठू के चारों तरफ आ गए, उसे आगे या पीछे जाने से रोकते हुए। महिलाओं के रेस्टरूम के दरवाजे तक पहुंचकर ट्रिंट नाम अचानक हिचकिचाई। हालांकि चंठू का रवैया इतना आरामदायक था कि आसानी से विश्वास किया जा सकता था। उसके खराब चरित्र को जानते हुए वो तुरंत मुड़ी और पुरुषों के रेस्टरूम में चली गई। उसने अंदर झांका और किसी को नहीं देखा, लगभग विश्वास कर लिया कि ट्रिंट दिक सचमुच महिलाओं के रेस्टरूम में गया है। हालांकि ट्रिंट नाम अभी भी बेचैन थी, इसलिए वो चेक करने के लिए अंदर चली गई। अचानक उसने चंठू का गोबर का बैग ट्रिंट दिक के सर को ढके हुए देखा। ट्रिंट नाम डर गई और अपने भाई को चेक करने के लिए दौड़ी। रेस्टरूम के बाहर ट्रिंट नाम के जाने के ठीक बाद सिस्टम ने इसी तरह एक 4 विकल्प वाला मिशन प्रस्तुत किया। चरनथू ने मिशन पूरा करने के इनामों पर एक नजर डाली। पहले 3 इनाम बुरे नहीं थे,
लेकिन चौथा इनाम अभी उसके लिए सबसे उपयुक्त था। सिर्फ मिशन पूरा करके वो अपने जानवर का लेवल बढ़ा सकता था, और अगर वो अपने जानवर का लेवल सिर्फ एक बार और बढ़ा सकता तो 12th ग्रेड के लिए स्पेशल क्लास सिर्फ एक दौर का सपना नहीं रह जाएगा। जहां तक दूसरे 4 को अपने दोस्त के खिलाफ करने के लिए मनाने की बात है, चरंथू को अपनी चांदी की जबान पर बहुत भरोसा था। मिशन स्वीकार करने के बाद चरंथू ने तुरंत अपना स्मूथ टॉकिंग मोड ऑन कर लिया। वो पास गया और एक अधीनस्थ के कंधे पर हाथ डाला, जो मनाने में सबसे आसान लग रहा था। हे दोस्त, इतने तनाव में मत रहो। असल में मेरा चिरंट नाम के साथ रिश्ता काफी अच्छा है। मेरी भयानक शक्ल से धोखा मत खाओ, हम असल में बचपन के दोस्त हैं। दूसरे लड़के ने संदेह से चरंथू को देखा। लेकिन तुमने उसके छोटे भाई को बुली किया। चरंथू ने आराम से हंसा। हम बस मजाक कर रहे थे। चिरंटजिक भी मेरे छोटे भाई जैसा है, हम हमेशा ऐसे ही खेलते हैं। दूसरा लड़का अभी भी असंतुष्ट लग रहा था। ये देखकर चरंथू ने जल्दी से कहा, सोचो, अगर हमारे बीच सच में कोई झगड़ा होता तो मैं बहुत पहले भाग गया होता। मैं यहाँ शांति से तुम लोगों से बात क्यों कर रहा होता। फिर चरंथू पास गया और दूसरे लड़कों के कंधों पर हाथ डाला, एक सहानुभूतिपूर्ण चेहरा बनाते हुए। मैं तुम्हें बताता हूँ, चिरंट नाम को बचपन से ही एक्टिंग करना पसंद है। वो साल में कुछ बार ऐसी हरकतें करता है। 5 मिनट बाद सभी चरंथू की मनगढ़ंत कहानी में पूरी तरह से फंस गए थे। चिरंट नाम उसी पल चिरंटजिक के साथ बाहर आ रहा था, जिसे काला और नीला पीटा गया था। रेस्टरूम के बाहर से उनकी बातें सुनकर वो उलझन में पड़ गई। चरंथू अभी भी जोश से अपनी कहानी बुन रहा था, इस बात से अनजान कि जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा था वो अभी अभी रेस्टरूम से बाहर निकला है। हम इससे भी ज्यादा बुरी तरह से खेलते थे। चिरंट नाम ने तो लड़की के कपड़े भी पहने थे और मुझे बेरहम आदमी का रोल प्ले करवाया था। चिरंट नाम ने गुस्से से चिल्लाया, वरुणदू, तुम लोग क्या कर रहे हो। वरुणदू और दूसरे अभी भी चरंथू की बनाई हुई कहानी पर हंस रहे थे। चिरंट नाम का गुस्सा देखकर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस आराम से जवाब देते हुए, हम बस बातें कर रहे हैं। चिरंट नाम, तुम सच में कुछ हो, हमें कभी नहीं पता था कि तुम्हारा ये पक्ष भी है। चिरंट नाम जितना सुनती गई उतनी ही उलझन में पड़ती गई। तुम्हारा मतलब क्या है मेरा वो पक्ष। त्रिच नाम के दोस्त अब चंथू के झूठ पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए सबने मान लिया कि त्रिच नाम अभी भी नाटक कर रही है। उन्होंने ऐसे बर्ताव किया जैसे वो भाइयों की तरह करीब हों। त्रिच नाम ने गुस्से से अपने कंधे पर रखे दोस्त का हाथ झटक दिया और चिल्लाया, क्या तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। दोस्त ने अपनी लाल हुई त्वचा को मलते हुए बेबस होकर कहा, त्रिच नाम, ये सब बस एक्टिंग है, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चंथू ने बीच में कहा, नाम ऐसी ही है, कैरेक्टर में बहुत घुस जाती है, हमें समझना होगा। सब लोग चलो उसे थोड़ा स्पेस देते हैं। त्रिच नाम, अपने अच्छे दोस्तों पर इतनी सख्ती मत करो, ठीक है, देर हो रही है। तुम लोगों की आज रात 12th ग्रेड की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी है। चलो सब बिखरा जाते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के टर्नथू ने उन्हें हाथ हिलाया, तुम लोग आगे बढ़ो, नाम अभी तक कैरेक्टर से बाहर नहीं आई है, मैं उसकी मदद करूंगा। त्रिच नाम ने त्रिच दिक को नीचे रखा। जैसे ही टर्नथू ने अपने दोस्तों को दूर जाते देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत एक गहरी और भी शैतानी रंगत ले ली। नाम, चलो शुरू करते हैं। टर्नथू पास गया और त्रिच नाम का मुंह ढक लिया। त्रिच नाम डर से चिल्ला उठी। उसके दोस्त, जो पहले से ही कुछ दूर थे, उन्होंने अपने पीछे से आने वाली अजीब आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए रो रहा है। उन सब के मन में वही अशुभ विचार आया। इसलिए ग्रुप जो अभी अभी गया था जल्दी से वापस आया। बिल्कुल, ज़ेंग नान ने उन्हें धोखा दिया था। वो अभी अभी दोस्ती की बातें कर रहा था, लेकिन अब वो सिस्टर नैन के ऊपर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्से बरसा रहा था। उसने उसे गुड्डे की तरह पीट डाला था। अभी अभी अंदर आए ग्रुप को देखते हुए ज़ेंग नान ने मुंह बनाया और कहा, लगता है मैं रेंज हाथों पकड़ा गया। अब ज़ेंग नान ने सिर्फ सिस्टर नैन को ही नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को आग लगाई थी। उसकी मुसीबत खड़ी करने की क्षमता सबसे बढ़कर थी। उनके चेहरों के भाव से ज़ेंग नान को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे मार पड़ेगी, लेकिन वो खुद को ऐसी मुसीबत में कैसे डालने दे सकता था। उसने जल्दी से कहा, रुको रुको रुको, हम सब सभ्य लोग हैं, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं चिल्लाऊंगा। सिस्टर नैन मार खाकर बेहोश सी चिल्लाऊंगा शब्द सुनते ही अचानक होश में आ गई, क्योंकि पिछली बार जब इस बदमाश ने चिल्लाया था तो सिक्योरिटी दौड़कर आ गई थी।
अब स्कूल के बाद का समय था और अगर वो फिर से चिल्लाया, फाइनल एग्जाम्स का समय लगभग आ गया था। अगर उन्होंने ज़ेंग नान के कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया तो वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा। इस तरह का बदला सिर्फ उसे पीटने से कहीं ज्यादा संतोषजनक था। इसके अलावा एक चांस था कि सिक्योरिटी फिर से बुलाई जाएगी। इसलिए सिस्टर नैन ने कहा, 1 मिनट रुको ज़ेंग नान, तुम एक बीस्ट टेमर हो। अगर तुम में हिम्मत है तो बीस्ट टेमिंग अरीना में मुझसे ड्यूअल करो। आम तौर पर ज़ेंग नान साफ मना कर देता, लेकिन इस बार एक सिस्टम क्वेस्ट आ गया। इनाम को देखते हुए ज़ेंग नान ने सोचा। अपने हाल ही के ब्रेक थ्रू के बाद वो एक लेवल 5 भी स्टेमर था। ज़ेंग यी एक लेवल 6 से लड़ना जरूरी नहीं था कि हारने वाली लड़ाई हो। ज़ेंग नान ने ज़ेंग यी के पॉसी को देखा। उनसे घेर कर मार खाना निश्चित मौत होगी। इस बार जीतो या हारो, ये लोग जरूर इस मौके का फायदा उठाकर उसे बेहोश कर देंगे। शाबिंग क्लास में सबसे मजबूत था, लेकिन वो भी उनके खिलाफ जीतने की गारंटी नहीं दे सकता था। लेकिन अगर सिर्फ ज़ेंग यी अकेला था तो ये असंभव नहीं था। ज़ेंग यी ने सिर हिलाया और कहा, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। मैं बीस्ट टेमिंग अरीना में एक गवाह चाहता हूं। ज़ेंग नान ने जल्दी से एक गवाह शू श्यावू को आमंत्रित किया। ज़ेंग यी ने उसे नफरत से घोरा। ऐसा लगता था कि वो डुएल के दौरान ही ज़ेंग नान पर हाथ साफ कर सकती थी। शू श्यावू को गवाह के रूप में रखने से ज़ेंग नान को चैन मिला। उसने शू श्यावू के साथ कुछ शिष्टाचार की बातें की। वो उसके लिए चिंतित थी, ये सोचते हुए कि उसके पास ज़ेंग यी को हराने का कोई तरीका नहीं है। ज़ेंग नान ने हंसकर कहा, चिंता मत करो सिस्टर श्यावू, मुझे आत्मविश्वास है। अगर नहीं भी होता तो मुझे इसे कामयाब बनाना ही पड़ता। ज़ेंग नान ने आह भरी। आखिर वो प्रतिभा उसे थाली में परोस कर दी गई थी। उसे ना लेना उसे बेवकूफ बनाता। ज़ेंग नान और ज़ेंग यी ने जल्दी से अपनी अपनी जगह ले ली। मैच शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट्स को बुलाया। ज़ेंग यी की कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट एक फ्लाइंग टाइप थी, एक क्रूर नीलाबाज। जैसे ही वो प्रकट हुआ, वो छोटे, कमजोर और दयानीय स्लाइम की तरफ झपटा। उसके तेज पंजे स्लाइम में घुस गए, उसे हवा में उठा लिया। स्लैम देखता रहा और भी चिंतित होता गया, बेचैनी से एक प्रतिविरोधी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा था। ज़ेंग यी की स्पिरिट बीस्ट ब्लू ईगल में अपराजय गति थी। अगर स्लैम पारंपरिक रूप से लड़ना जारी रखता तो हार निश्चित थी। उसे इस कमी को दूर करने का एक तरीका ढूंढना था। अरीना में चैन शू का स्लैम बहादुरी से लड़ता रहा। ज़ेंग यी का ब्लू ईगल लगातार स्लैम पर पंजे मार रहा था। उसे एक दयानीय, कमजोर गुड्डे में बदल रहा था। चेन शू ने मौके का फायदा उठाया, आंसू बहाने का नाटक करते हुए और चिल्लाते हुए, रुको, मैं हार मानता हूं। अपने पक्ष में फायदा देखते हुए ज़ेंग यी और भी खुश होती गई, खासकर चेन शू की स्पिरिट बीस्ट को संभवतः नष्ट करने की संभावना पर। वो अब कैसे रुक सकती थी? उसका खून का प्यासापन और भी बढ़ गया और उसने अपनी स्पिरिट बीस्ट को स्लैम को सबक सिखाने का आदेश दिया, उसे दिखाने के लिए कि असली ताकत क्या होती है। ब्लू ईगल ने एक जोर की चीख मारी और एक शिकारी की भयानक कृपा के साथ स्लैम की तरफ झपटा। ये ठीक वही था जिसका चेन शू इंतजार कर रहा था। थोड़ी सी उकसाहट से ज़ेंग यी सीधे उसके जाल में आ गई थी। उसका मौका आ गया था। अगर कोई चीज मौजूद नहीं है तो आप उसे खुद बनाते हैं। स्लैम की मुस्कान चेन शू की तरह ही अमानवीय रूप से बेचैन करने वाली हो गई। ज़ेंग यी का दिल एक पल के लिए रुक गया। उस बेचैन करने वाले चेहरे को देखकर उस पर एक बुरा एहसास छा गया। अचानक कमजोर लगने वाला स्लैम नई जोश से भर गया, एक अजीब तरह से प्यारा लेकिन भयानक। उसने खुद को ब्लू ईगल की तरफ लॉन्च किया। किसने कहा कि स्लाइम्स उड़ नहीं सकते? आम स्लाइम्स शायद, लेकिन गोल्डन स्लाइम को सिर्फ खुद को हवा में प्रोपेल करने की जरूरत थी ताकि वो हवा में मौजूद स्पिरिट बीस्ट तक पहुंच सके। ज़ेंग यी की आंखें डर से फैल गईं। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, मैं बर्बाद हो गई। अरीना में ब्लू ईगल के ठीक सही एंगल पर नजदीक पहुंचने पर स्लैम ने अपना जाइगेंटिफिकेशन स्किल एक्टिवेट किया। उसका छोटा, कमजोर शरीर तेजी से फैला, ब्लू ईगल से 6 या 7 गुना बड़ा हो गया। चेन शू की स्ट्रैटेजी सरल थी, प्रतिद्वंदी को सिर्फ आकार से कुचल दो, एक क्रूर रणनीति जो उसके स्टाइल के अनुकूल थी। विशाल स्लैम ब्लू ईगल पर गिरा, उसे जमीन पर दबा दिया।
टक्कर के बल से नीचे की जमीन कांप उठी जब ब्लू ईगल स्लैम के विशाल वजन के नीचे व्यर्थ में संघर्ष कर रहा था। ज़ेंग यी के चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी का भाव फैल गया। चेन शू का स्पिरिट बीस्ट उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जिसके पास कई स्किल्स थे। ज़ेंग यी इतनी बेवकूफ नहीं थी कि खुद के लिए और गहरा गड्ढा खोदे। अगर वो जीत नहीं सकती थी तो वो जीत नहीं सकती थी। वो खु शावू को भी नहीं हरा सकती थी, इसलिए उसने हार मान ली। चेन शू ने घमंडी से एक घुर्राहट दी। स्लैम अपने आम आकार में वापस सिकुड़ गया, चेन शू के बाजू के चारों तरफ लिपट गया और गायब हो गया। वो खु शावू के पास गया और उसके साथ चला गया। ज़ेंग यी का भाई ज़ेंग नान चिंतित होकर उसके पास दौड़ा। ज़ेंग यी में आह भरी, उसके पूरे शरीर से एक दयनीय कमजोरी की हवा निकल रही थी। मैं ठीक हूँ, उसने खांसा। मैं नानजियांग हाई छोड़ रही हूँ, चेन शू को फिर से उकसाना मत। ज़ेंग नान अंधा नहीं था, ना ही वो इतना बेवकूफ था कि अपनी क्षमताओं का अतिमूल्यांकन करे। वो सिर्फ दांत पीस सकता था और ज़ेंग यी की चेतावनी पर ध्यान दे सकता था, चेन शू के साथ किसी भी और संघर्ष से बचने की कसम खाते हुए। स्कूल के मैदान के बाहर खु शावू और चेन शू आराम से घूम रहे थे। लड़ाई देखने के बाद खु शावू अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सकी। चेन शू, जू शियावू ने पूछा, तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट एफ रैंक है ना? लेकिन ये मेरी फ्लेम बर्ड से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। चेंशू मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, मेरा स्पिरिट बीस्ट असल में यूनिवर्स का इनविंसिबल सुपर पूप है, ट्रिपल एस रैंक। चलते चलते चेंशू ने अचानक आगे फैटी जो को देखा। जू शावू ने चेंशू से हैरानी से पूछा, यूनिवर्स का इनविंसिबल सुपर पूप? मैंने इस स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? चेंशू ने सू शियावू के सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि वो उसे किसी और दिन बताएगा। फिर वो जल्दी से फैटी जो की तरफ भागा। जू शियावू ने उसे जाते देखा। चेंशू के बारे में उसका नजरिया हर दिन और बदल रहा था। वो पहले से ही एक लेवल 5 बीस्ट टेमर था। अगर वो इस समय एक बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता तो वो स्पेशल क्लास में दाखिल हो सकता था। चेंशू को नहीं पता था कि जू शियावू उसके बारे में इतना अच्छा सोचती है। वो इस वक्त सिर्फ फैटी जो के माता पिता को ढूंढने में चिंतित था ताकि वो बिजनेस पर चर्चा कर सके। फैटी जो ने उसे हैरानी से देखा। हालांकि उसने ज्यादा नहीं पूछा, सीधे चेंशू को अपने घर वापस ले गया ताकि वो अपने माता पिता से बात कर सके। थोड़ी देर तक स्मूथ टॉकिंग और एक शुतुरमुर्ग की तरह चीजों को समझाने के बाद चेंशू ने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और खुशी से फैटी जो को अलविदा कहा। हालांकि उसने सुपीरियर स्ट्रेंथ पोशन फॉर्मूला अनलॉक कर लिया था, उसे इसे बनाने के लिए ब्लैक मार्केट में पर्याप्त सामग्री नहीं मिल रही थी। अब जबकि सहयोग तय हो गया था, ज़ोहो शियाओमिंग के माता पिता ने एक और निर्धारित स्थान से सामग्री प्रदान करने के लिए सहमति जताई। उसे अब पोषण सामग्री के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ज़ोहो परिवार पोशंस नहीं बेचता था। चेन शू ने आह भरी, सोचते हुए कि वो अपने घर पर रखे पोशंस का क्या करे। इस पल उसके विचार ब्लैक मार्केट में वापस आ गए। जबकि ज़ोहोस को पोशंस की जरूरत नहीं थी और वो उसके लिए बेकार थे, वो उन्हें वहां बेचने की कोशिश कर सकता था। ब्लैक मार्केट हमेशा की तरह भीड़ से भरा था। चेन शू ने जल्दी से अपना स्टॉल लगाने के लिए एक कोना ढूंढ लिया। उसने अपनी स्ट्रेंथ पोशंस को स्टॉल पर रखा और चिल्लाया, आओ और देखो, नई बनी इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ पोशंस, बिल्कुल असली, नकली होने पर 10 गुना पैसे वापस, मिस मत करना। हालांकि किसी ने उसके पोशंस पर ध्यान नहीं दिया। उसके पोशंस इंटरमीडिएट ग्रेड के थे और कम कीमत पर बेचे जा रहे थे, जिससे चेन शू उनकी पारखी नजरों की कमी पर हंसा। इस समय एक चालाक दिखने वाला धोखेबाज चेन शू के पास आया। बच्चे, तुम्हारे धोखा देने के तरीके पुराने हो गए हैं, मुझसे कुछ स्किल सीखना चाहते हो? चेन शू ने अपना मुंह सिकोड़ा, नए आए व्यक्ति को संदेह से देखते हुए। चालाक आदमी ने अपने हाथ में एक किताब पकड़ी हुई थी, उसे ललचाते हुए। सिर्फ 998 में तुम ब्लैक मार्केट में धोखा देना सीख सकते हो। अगर तुम कुछ नहीं बेच पाए तो तुम्हारा नुकसान होगा, सोचो इसके बारे में। चेन शू ने किताब के टाइटल को देखा, लाजवाब हो गया। ब्लैक मार्केट स्कैमिंग कंपेंडियम, रेयर एडिशन, ये सब क्या है? सिर्फ एक बेवकूफ ही इसे खरीदेगा। चेन शू ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। धोखा देने के लिए भी एक किताब है, और वो भी एक दुर्लभ संस्करण। उसकी नजर अपने सामने लगे बिलबोर्ड पर पड़ी। उसके चालाक दिमाग ने तुरंत जान लिया कि ग्राहकों को कैसे आकर्षित करना है। उसने कैश का एक गड्ढा निकाला और उसे धोखेबाज को देते हुए फुसफुसाया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आदमी ने पैसे लिए और चला गया। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ वापस लौटा।
वो सभी धोखेबाज द्वारा किराए पर लिए गए अभिनेता थे। चैन शू ने उन पर एक नज़र डाली। बुरे नहीं थे, उनकी विशेषताएं साधारण थीं, जो उसके दिमाग में था उसके लिए उपयुक्त थीं। चलो शुरू करते हैं। शांत ब्लैक मार्केट में अचानक चैन शू के स्टॉल के सामने एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा हो गया। वो स्ट्रेंथ पोशंस पर बहुत अतिरंजित और ध्यान आकर्षित करने वाले अंदाज में बहस और लड़ाई करने लगे। कमीने, क्या तुम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड समझते भी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? उन्होंने थोड़ी देर बहस की, फिर मारपीट करने लगे, एक अव्यवस्थित गड़बड़ में बदल गए। चैन शू ने शांति से अपने सामने के लोगों के ग्रुप को देखा, मन ही मन आह भरते हुए। जैसा कि उम्मीद थी, जब तक एक अच्छा शो होता है तब तक दर्शक होंगे। उनकी एक्टिंग सच में शानदार है, यहाँ तक कि उसे भी लगभग विश्वास हो गया कि ये असली है। चलो सब लोग आओ और मेरा सामान खरीदो। चैन शू ने हस्तक्षेप करने के लिए अपनी दवाई की बोतल उठाने का नाटक किया, लेकिन असल में वो एक ना इतने सटल तरीके से फ्लेक्स कर रहा था। लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ पोशन NDT 800 के लिए इस तरह मत लड़ो। पास से गुजरने वाले लोग चौंक गए और चैन शू की तरफ देखने लगे। इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ पोशन NDT 800, क्या ये असली है या नकली? इसी पल बुरी तरह से पीटते हुए भीड़ में से एक व्यक्ति चैन शू के पैरों पर रेंगते हुए आया और लड़खड़ाते हुए बोला, जल्दी मुझे इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ पोशन दो, मैं इसके बिना शांति से नहीं मर सकता। इससे पहले कि चैन शू उसे दे पाता, उस व्यक्ति की आत्मा पहले ही चली गई थी। उनकी एक्टिंग सच में बहुत विश्वसनीय थी। इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ पोशन के लिए पूरा ग्रुप ऑफ पीपल झपट्टा मार रहा था, जिससे शुरुआत में संदेह करने वाले पास से गुजरने वाले धीरे धीरे विश्वास करने लगे और आखिरकार उसकी प्रभावकारिता पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे। असली ग्राहक उसका सामान खरीदने के लिए दौड़े। चैन शू खुशी से हंसा और बोला, ठीक है। उसने जमीन पर आंखें बंद करके पड़े लोगों को देखा। चैन शू को अपना सारा स्टॉक बेचने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने धोखेबाज द्वारा ढूंढे गए लोगों को कैश का एक गड्ढा भेजा और खुशमिजाज मुस्कान के साथ कहा, सभी का धन्यवाद, अगली बार फिर से सहयोग करते हैं। अब अगला समय सामग्री खरीदने का था। हाई ग्रेड स्ट्रेंथ पोशंस रिफाइन करने का समय। चैन शू ने जोश से ब्लैक मार्केट में देखा। चैन शू के कमरे में अनेकों हाई ग्रेड स्ट्रेंथ पोशंस बनाए जा रहे थे। सिस्टम के स्वचालित रूप से काम करने के साथ हाई ग्रेड पोशंस की बोतलें जल्दी से भर गईं। चैन शू ने सिर हिलाया और हंसा। उम्मीद है इस बार स्लाइम मुझे निराश नहीं करेगा। चैन शू के सामने स्ट्रेंथ पोशंस का एक ढेर लगा हुआ था। उसने स्लाइम को बुलाया। स्लाइम अपनी सबसे तेज गति से पोशंस के ढेर की तरफ कूदा। जल्दी से पूरा ढेर निगल गया। उसने तब तक खाया जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो गया। उसका पेट पूरा और गोल हो गया। ताकत में 20% की वृद्धि। चैन शू ने हल्के से अपने स्लाइम को सहलाया। स्ट्रेंथ पोशंस ने स्लाइम के लेवल को उसके चरम पर पहुंचा दिया था। आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए उसे विश्वास था कि वो अच्छे परिणाम प्राप्त करेगा। समय तेजी से बीत गया और फाइनल एग्जाम का दिन आ गया। फाइनल एग्जाम स्थल पर ली वू शुआंग पोडियम पर खड़ी थी। क्लासरूम में स्टूडेंट्स पर एक नजर डाली और कहा, स्टूडेंट्स, आज आपके फाइनल एग्जाम्स का दिन है। लिखित परीक्षा के बाद हम 20 टेमिंग हॉल में 20 टेमिंग परीक्षा के लिए इकट्ठा होंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। अब लिखित परीक्षा शुरू करें। नीचे चैन शू का पेन कागज पर उड़ रहा था। उसकी गति बेहद तेज थी क्योंकि वो पहले से ही ये सारा ज्ञान जानता था। जैसे ही उसने लिखना खत्म किया, सिस्टम ने एक नया मिशन जारी किया। चैन शू ने ऊपर देखा और अचानक ली वुशवांग को उसे मार डालने वाली नजर से घूरते हुए पकड़ा। चैन शू को यकीन था कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो ली वुशवांग उसे उसके पैरों के अंगूठे से लटका देगी। चैन शू ने आह भरी और मिशन पैनल को देखा, अपनी किस्मत पर अफसोस जताते हुए। ये मिशन चुनना इतना मुश्किल क्यों था? हालांकि इनाम इतना आकर्षक था कि चैन शू खुद को रोक नहीं पाया। उसे अपने क्लासमेट्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ करना था। जोखिम लेने का समय आ गया था। उसने अपना एग्जाम पेपर उठाया और उसे खेल खेल में इधर-उधर हिलाने लगा, शोर मचाते हुए। सिर्फ कुछ बार आगे पीछे पलटने से ही क्लास में सभी उसकी तरफ देखने लगे। तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा।